तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा कई तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों के ऊपर काम किया जा रहा है, जिनमें मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों से शुरू करके हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन, इवन स्वार्म ड्रोन से शुरू करके लॉयल विंगमैन और स्टेल्थ ड्रोन तक शामिल है। पर क्या आप लोगों को पता है कि इन ड्रोनों के प्रोजेक्टों के अलावा भी भारत के द्वारा एक अलग तरीके के ड्रोनों के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये असल में 5 टन कैटेगरी के एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के कॉम्बैट ड्रोन होगा, जो कि 500 किलोग्राम तक के पेलोड मतलब हथियारों को लेके उड़ान भर सकेगा। और यहाँ पे आप लोगों को ये जान के हैरानी होगा कि इन ड्रोनों के डेवलपमेंट का काम असल में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि इन ड्रोनों के डेवलपमेंट का काम असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ड्रोनों के टेक्नोलॉजी में कई तरीके के महारत हासिल करने के बाद अब हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के इन ड्रोनों के प्रोजेक्टों के ऊपर काम शुरू किया जा रहा है, जो बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि जो CATS वॉरियर प्रोजेक्ट है, इसी के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। अब दोस्तों ये जो CATS वॉरियर प्रोजेक्ट है, ये असल में न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नामक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ ज्वाइंटली बनाया जा रहा है। और CATS वॉरियर असल में एक लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट होगा, जो बेसिकली मदरशिप के साथ या फिर कहते हो फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ मिलकर ऑपरेट करेगा। पर जिस 5 टन के हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों का जिक्र किया जा रहा है, असल में ये जो ड्रोन है ये CATS वॉरियर 2 होगा, मतलब वॉरियर कॉन्सेप्ट से ही इन ड्रोनों को तैयार किया जाएगा, जो कि किसी मदरशिप के साथ ऑपरेट नहीं करेगा बल्कि सेपरेटली एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के कॉम्बैट ड्रोन के रूप में काम कर सकेगा। और दोस्तों आकार में बड़ा और वजन में काफी भारी होने के वजह से इस तरीके के ड्रोनों को काफी कैपेबल ड्रोन के रूप में देखा जा रहा है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की क्षमता को कई गुना और बढ़ाएगा। और दोस्तों 5 टन के इन ड्रोनों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये 400 से लेकर 500 किलोग्राम तक के हथियारों को कैरी करने का क्षमता रखेगा, जो कि दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के तांडव मचाने के लिए काफी है। इवन दोस्तों ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो 5 टन के हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के जेट पावर्ड ड्रोन है, इसमें असल में भारत के द्वारा ही डेवलप किया हुआ हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन या फिर कहे तो HTFE-25 इंजनों का उपयोग किया जाएगा, जो कि करीब 25 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट डेवलप कर सकता है। और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक DRDO की तरफ से ऑलरेडी HTFE-25 इंजनों को सफलतापूर्वक डेवलप किया जा चुका है। इन HTFE-25 इंजनों के सहारे ये जो ड्रोन है करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकेगा और करीबन 35,000 फीट के ऊंचाई में भी उड़ान भर सकेगा। अब दोस्तों हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन या फिर कहे तो HTFE-25 इंजनों का डेवलपमेंट तो हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है। और रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो CATS वॉरियर 2 है, इसके जो डेवलपमेंट का टाइमलाइन है, ये असल में HTFE-25 इंजनों के सर्टिफिकेशन के टाइमलाइन के साथ मैच करेगा, मतलब संभावित साल 2027 तक इंजन के सर्टिफिकेशन और CATS वॉरियर 2 भी संपूर्ण रूप से डेवलप्ड हो जाए। पर उससे पहले CATS वॉरियर 2 जैसे अनमैन एरियल व्हीकलों को टेस्ट करने के लिए संभावित भारत के द्वारा रशियन इंजनों का मतलब AL-55I इंजनों का उपयोग किया जाए, जो कि लगभग उतना ही कैपेबल है जितना कि भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ HTFE इंजन है। अब दोस्तों जिस तरीके से भारत के लिए ड्रोनों का जरूरत बढ़ते जा रहा है और जिस तरीके से ड्रोनों के जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग देशों से ड्रोनों को हासिल किया जा रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि CATS वॉरियर आने वाले समय में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। हालांकि केवल मात्र CATS वॉरियर ही नहीं बल्कि CATS प्रोग्राम के अंतर्गत CATS हंटर, अल्फा एस और इवन CATS इन्फिनिटी जैसे कई तरीके के प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि CATS वॉरियर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जिन ड्रोनों को डेवलप किया जा रहा है उसमें असल में 2 इंजनों का उपयोग किया जाएगा। और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये भी करीब 2100 किलोग्राम मतलब करीब 2.1 टन कैटेगरी का ड्रोन होगा। नो डाउट दोस्तों इन ड्रोनों में जेट इंजनों का उपयोग करने के वजह से इन ड्रोनों का जो रफ्तार होगा वो काफी हाई होगा और इसी वजह से भी इन ड्रोनों को एक खास ड्रोन के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भारत का जो सबसे बड़ा आवश्यकता है वो है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का ड्रोन और फिलहाल इन ड्रोनों के डेवलपमेंट को लेकर भी प्रयास चलाया जा रहा है। और कुछ समय पहले भारत को तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकलों को लेकर एक झटका तो मिला था, लेकिन रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकलों के प्रोजेक्ट को अब तक समाप्त नहीं किया गया है और कुछ हद तक इसे इंप्रूव किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में इंडियन आर्म फोर्सेस के आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि DRDO के द्वारा स्टेल्थ ड्रोन के रूप में घातक ड्रोनों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और फिलहाल इसके जो स्विफ्ट वर्जन है मतलब मिनिएचर वर्जन उसे लेकर DRDO को ऑलरेडी सफलता मिल चुका है। घातक ड्रोन जहां पे काफी बड़े आकार का ड्रोन होगा और इसमें कावेरी इंजनों का उपयोग किया जाएगा, तो वहीं पे स्विफ्ट ड्रोनों में भी संभावित HTFE-25 इंजनों का उपयोग किया जाए। और रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि स्विफ्ट ड्रोन को केवल मात्र
मात्र एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन के रूप में ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इन ड्रोनों को प्रॉपर कॉम्बैट ड्रोन में भी कन्वर्ट किया जाएगा, जो संभावित हल्के वजन के हथियारों को कैरी करे और एक मिनी स्टेल्थ ड्रोन के रूप में इस्तेमाल हो। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे ड्रोनों के डेवलपमेंट को लेकर भारत की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ रशिया के द्वारा भारत को सप्लाई किया हुआ बेहतरीन से बेहतरीन हथियारों को भी रिप्लेस करने के लिए लगातार भारत के द्वारा एक के बाद एक नया प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों इस प्रयास के अंतर्गत बताया जा रहा है कि रुद्रम 1 श्रेणी के जो मिसाइल है, मतलब भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये संभावित आने वाले समय में R-37M जैसे वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के जरूरतों को भी पूरा कर सके। अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि रुद्रम 1 मिसाइलों को एक एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में बनाया गया है, मतलब ऐसा मिसाइल जो एयरक्राफ्टों के द्वारा दागा तो जाता है लेकिन जमीनी ठिकानों को ध्वस्त करता है। तो वहीं पे R-37M एक ऐसा मिसाइल है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब दुश्मन के हवाई टारगेटों को यह न्यूट्रलाइज करता है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि रुद्रम 1 किस तरीके से R-37M जैसे मिसाइलों के जरूरतों को पूरा करेगा। बेसिकली दोस्तों इस सवाल का जवाब रशिया और यूक्रेन के लड़ाई में ही छुपा हुआ है, क्योंकि इस लड़ाई के दरमियान रशिया के द्वारा बेहतरीन ढंग से लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों का उपयोग किया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि रशिया सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के द्वारा जहां पे R-77 मिसाइलों को यूक्रेनियन टारगेटों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो वहीं पे MiG-31 एयरक्राफ्टों के द्वारा R-37 जैसे मिसाइलों का उपयोग किया गया। और दोस्तों इससे एक तरीके से रशिया को काफी फायदा भी हुआ है और इसी चीज को भारत के द्वारा भी फॉलो किया जा रहा है, ताकि अगर भविष्य में किसी लड़ाई जैसे सिचुएशन में भारत लिप्त होता है तो जिस तरीके से ये लॉन्ग रेंज के मिसाइलों के द्वारा रशिया को फायदा मिला है, उस तरीके से भारत को भी फायदा मिले। अब दोस्तों R-37M मिसाइलों को अगर देखा जाए तो इन्हें बेसिकली MiG-31 एयरक्राफ्टों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इन मिसाइलों का उपयोग करके रशिया के द्वारा दुश्मन के कई तरीके के एवैक्स एयरक्राफ्ट, इवन एरियल सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट से शुरू करके सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट तक को निशाना बनाया गया है, जो कि डायरेक्टली लड़ाई में उस तरीके से इंपैक्ट नहीं डालता है, लेकिन इनडायरेक्टली इन हथियारों का इंपैक्ट काफी हाई होता है। खास करके मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसे एयरक्राफ्टों का काफी अधिक भूमिका रहता है और इन एयरक्राफ्टों को अगर लड़ाई के शुरुआती दिनों में ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है तो दुश्मन का जो ताकत है उसमें काफी गिरावट आएगा। अब R-37 मिसाइलों को देखा जाए तो इन मिसाइलों को 600 किलोग्राम वजन के, मतलब काफी भारी भरकम हथियार के रूप में देखा जाता है, जो कि 60 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करता है और 150 से लेकर 350 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। और इसमें सेमी एक्टिव और एक्टिव रडार होमिंग का उपयोग किया गया है, इवन टारगेट को ट्रैक करके और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें कई तरीके के अन्य सिस्टमों का भी उपयोग किया गया है। पर दोस्तों इन मिसाइलों का सबसे बड़ा क्षमता है हवा में अपने आप को मैन्यूवर करना, और इसी वजह से ये एरियल टारगेटों को निशाना बनाने में इतना अधिक सक्षम है। जबकि दूसरी तरफ भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ रुद्रम 1 मिसाइलों को देखा जाए तो ये बेसिकली एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि दुश्मन के रडारों से निकलने वाले सिग्नेचर को ट्रैक करता है और उसे हिट करता है। पर दोस्तों रुद्रम 1 मिसाइलों में कई तरीके के ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जो कि भारत के द्वारा अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब अस्त्र मिसाइलों के लिए डेवलप किया गया था। और इसी वजह से रुद्रम 1 मिसाइलों को एक एयर टू एयर मिसाइलों में कन्वर्ट करने का भी काफी अधिक संभावनाएं हैं। अब दोस्तों रुद्रम 1 मिसाइलों को देखा जाए तो एंटी रेडिएशन मोड में ये करीब 150 से 200 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। और इसी वजह से इन मिसाइलों को अगर एक वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल में कन्वर्ट किया जाता है तब भी ये 200 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम हो पाएगा। रुद्रम 1 को एक डुअल पल्स मोटर के साथ जोड़ा गया है और अप्रोक्सीमेटली इसका वजन भी करीब 600 किलोग्राम है और ये 55 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करता है। और इसी वजह से इन मिसाइलों को R-37 जैसे मिसाइलों के सिमिलर मिसाइल के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत के द्वारा अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइलों का भी डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, जो कि 300 से लेकर 350 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। और अस्त्र मार्क 3 के रूप में अगर ऐसे मिसाइलों का डेवलपमेंट हो जाता है तो शायद रुद्रम 1 मिसाइलों को R-37 मिसाइलों में कन्वर्ट करने का आवश्यकता ना पड़े। पर दोस्तों यहाँ पे अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइलों के डेवलपमेंट के दरमियान नो डाउट रुद्रम सीरीज के मिसाइलों के डेवलपमेंट के प्रोसेस का भी उपयोग किया जा सकता है और इसी वजह से भी रुद्रम 3 को काफी महत्वपूर्ण मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को क्या रुद्रम मिसाइलों को एक एयर टू एयर मिसाइलों में कन्वर्ट करने का आवश्यकता है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।